नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड 2022 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम यहाँ 2018 के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे देखेंगे कि क्या कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है और कितना नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर 2022 में आती है तो बाकी सब चीज़ें वही रहेगी, सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेम चीज़ें वही रहेंगी। तो देखते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या पैटर्न है। तो चलते हैं सीधे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर दो पार्ट में एग्जाम होगा। देख सकते हैं परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और उक्त प्रश्न पत्र में निम्नलिखित दो भागों में, तो दो पार्ट में सब प्रश्न पत्र होगा। प्रथम भाग में होगा सामान्य अध्ययन, द्वितीय भाग में होगा मुख्य विषय, यानी 30 और 120 नंबर का। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150, और समय होगा 2 घंटे। तो ये रही प्रश्न पत्र की पाठ्य परीक्षा योजना। अब आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1/3 तो माइनस मार्किंग का प्रावधान है, मतलब माइनस मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। मतलब टीजीटी में आप अगर देते हैं तो वहाँ पर टीजीटी में 2 सब्जेक्ट का आपको चयन करना होता है, लेकिन वहाँ पे माइनस मार्किंग जैसी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब एलटी ग्रेड में आप आते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या भी कर लीजिए, एक चैलेंजिंग भी है और सही भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है अब सब में माइनस मार्किंग का प्रावधान है। तो इसलिए एलटी ग्रेड में आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत सोच समझ कर अटेम्प्ट करेंगे, कि नहीं तो आपके गलत होने पर 1/3, मतलब आपको अगर एक नंबर सही होने पर मिलता है तो आपको गलत होने पर 1/3 यानी होगा आपका 0.33 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो और अगला देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब जैसे ये नहीं है कि टीजीटी में आपका अगर मान लीजिए 150 का क्वेश्चन, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 150 का क्वेश्चन है, तो आप अगर उसमें से पूरे में से पूरे अगर मतलब 20 क्वेश्चन भी करते हैं तब पर भी आपका रिजल्ट आएगा, 30 करते हैं तब पर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप उस क्वालिफाइंग कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते, जैसे टेट या सी टेट में देखे होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको पहले ही नॉट क्वालिफाइड में करके मेरिट लिस्ट आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स। जो 19 नंबर पॉइंट है वहाँ पर देख सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड्स 30% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित ही नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक दक्षता मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर इन्हें अर्ह नहीं माना, मतलब इन्हें योग्य नहीं माना जाएगा। तब देखिए 30% यानी अगर SC ST का है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SC हो या ST हो उसके लिए 30%। 30% मतलब 150 में से आपको 30% लाना होगा, यानी कितना मार्क्स हो गया? 30% यानी 15 या 45 आप जोड़ सकते, 45 नंबर। अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है तो 45 मार्क्स आपको SC ST है तो क्वालिफाइंग लाना होगा SC और ST के लिए। ठीक है, 45 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग करना होगा। पहले क्वालिफाई होंगे तभी आपको पहले चयन सूची में लाया जाएगा, नहीं तो उससे के अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएंगे। कितना हो मेरिट लो जाए या हाई जाए उससे मतलब नहीं, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब OBC और जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे क्या 40% निर्धारित है, यानी 15 चौको मतलब 40% है अगर जनरल कैंडिडेट या OBC हो। OBC और जनरल के लिए कितना है? 40%, मतलब 150 में 40% मार्क्स आपको लाने होंगे तभी आप चयन सूची में के लिए अर्ह माने योग्य माने जाएंगे, नहीं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया 40। अब 40% में कितने मार्क्स होंगे? तो 40 का 15 चौको 60, यानी 60 नंबर आपको OBC और जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपको लाने होंगे क्वालिफाइंग, तब आप जाके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और आपका चयन सूची में कम से कम नाम होगा। इसके बाद लास्ट फाइनल लिस्ट में आपका नाम होता है नहीं वो अलग बात है, लेकिन पहले आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि आगे क्या है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 40-40 और SC ST के लिए जैसे यहाँ पर 30 से 150 में नंबर है, 40-40% ये हुआ, और SC ST के लिए 30 आप देख सकते हैं स्पष्टतः। अब यहाँ पर वही मार्क्स मैंने दिखाया है कि जनरल या OBC कैंडिडेट अगर हैं तो 60 नंबर आपको लाने होंगे। देखिए यही सेम SC ST हैं तो 45 मार्क्स,
ये चीज़ जब जब आप टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ आपका जितना भी कम नंबर आता है आपका लिस्ट में नाम रहेगा, लेकिन जैसे यूपी देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितने भी एग्ज़ाम कराता है लगभग लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स तो इसमें नहीं कराता, लेकिन एक है माइनस मार्किंग पैटर्न। हाँ, तो माइनस मार्किंग के बारे में आपको मैं बता दूं कि 1/3 यहाँ पे है। अगर आपका एक प्रश्न गलत सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, आपका गलत होता है तो 1/3 यानी 0.33 माइनस आपका मतलब मार्क्स माइनस हो जाएगा अगर प्रश्न गलत होने पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक ठो है कि चैलेंजिंग भी है और आपको अवसर भी मानिए, क्योंकि आपका अगर गलत होता है तो 0.33 उतना कट ऑफ भी नहीं, 0.33 माइनस हो जाएगा मार्क्स आपका। तो माइनस मार्किंग भी है, क्योंकि यूपी की अदर और जितना भी एग्ज़ाम है टीजीटी में माइनस मार्किंग नहीं है, प्राथमिक में ही माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसमें माइनस मार्किंग है। आप सतर्क रहें, क्योंकि हाँ यूपी से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर एग्ज़ाम में ही माइनस मार्किंग होता है, तो कोई सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये देखेंगे सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख सकते हैं आप, जो कि 30 नंबर का जहाँ पर मैंने पार्ट 1 में आपको दिखाया था। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे बढ़िया है कि 8 पार्ट में है। तो कोई भी अगर टॉपिक्स यूपी पीछे से ऐसा कमीशन है कि जितने टॉपिक हैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाइए कि हाँ कितने टॉपिक है। तो देखिए 8 टॉपिक हैं, तो आप 30 नंबर को जितने क्वेश्चन पूछे जाए 30 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 की 24 8 चौको 32, मतलब औसत 3 से 4 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। यही क्राइटेरिया रहेगा इन लोगों का प्रश्न पूछने का, क्योंकि ऐसे ही रहता है कि आप ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट को आप एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर ले बाकी सेगमेंट को छोड़ दे, नहीं। या कमीशन ऐसा भी नहीं, उत्तर प्रदेश कमीशन ऐसा भी नहीं करेगी कि एक सेगमेंट से बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ ली 10 नंबर का और एक सेगमेंट से पूछी ही नहीं, ऐसा भी नहीं। मतलब लगभग लगभग हर सेगमेंट को बैलेंस करके चलती है कि हाँ लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर सेगमेंट से पूछना ही है। तो देखिए सिलेबस देख सकते हैं आप। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व देता है, महत्व होगा। और राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थी से स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपर्क जानकारी अपेक्षित है। मतलब आपको प्राचीन भारत प्लस मिडाइवल थोड़ा सा देखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग्स जाइए। अगर हम जीएस अगर आपका टॉपिक है, अगर मान लीजिए आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी नहीं हैं, तो आप टू द पॉइंट सिलेबस हमेशा चिपके रहिए कि क्या सिलेबस है और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के कलेक्शन कर लीजिए और उसी से आप तैयारी कीजिए। मैं अपने इस चैनल पर एलटी ग्रेड का टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं, जो प्रश्नों का स्तर लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के स्तर के बराबर है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ठीक है, तो आप तैयारी का स्तर अपना वही रखिए। और क्योंकि देखिए अगर 30 नंबर का आपका जीएस है यहाँ पे, तो 30 में से सबसे बड़ी बात है कि आप 30 पर तो टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी है कि माइनस मार्किंग का प्रावधान है। तो माइनस मार्किंग को देखते हुए आप जिसको आपको लगता हो कि हाँ ये सही है, तो उसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए आप सही कीजिएगा। तो मैक्सिमम आप अगर सही से भी करते हैं तो 23 24 नंबर 22 23 ला सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट हो कुछ क्वेश्चन पे आप उसी को अटेम्प्ट कीजिए, जिस पे थोड़ा बहुत डाउट हो, लगे कि आपको नहीं ये सही हो सकता है, तो उसी को मतलब रिस्क लें। तो ये रहा। अब देख सकते हैं इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तो मतलब भूगोल से रिलेटेड है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उसको देखिए आप। अगर ज़्यादा आपके पास समय है तो आप डीप में चले जाइए, जैसे डीप में पढ़ने के लिए आपको रेफरेंस बुक ले सकते हैं इन सब का, या तो आप 12th के एनसीईआरटी से जा सकते हैं। नहीं तो सबसे इजी है कि आपके पास अगर थोड़ी बहुत समझ है आपको उस सब्जेक्ट की, मान लीजिए भूगोल की आपने पढ़ा है कभी भी, तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे जाइए जो लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, केवल प्रैक्टिस से कीजिए, केवल प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन तैयार होते जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस जीएस में बिल्डअप होते जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट एकदम कन्फर्म है कि आपको अगर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होगा। अगर आप केवल थियरी के चक्कर में रहेंगे कि नहीं मैं थियरी पढ़ूंगा, पहले मैं भारत के भूगोल का पूरा बुक पढ़ूंगा, पहले एक एक पार्ट पढ़ूंगा, मान लीजिए भौतिक संरचना पढ़ूंगा, नदियाँ पढ़ूंगा, अपवाह तंत्र पढ़ूंगा, क्या क्या पढ़ते पढ़ते मिट्टी पढ़, मतलब आप हर सेगमेंट को थियरी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम टेकिंग भी ले जाएगा और लास्ट में देखेंगे कि आपका आउटपुट जो है कम समय में वो बहुत नेगलेक्ट हो जाएगा।
तो अगर आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं तो ठीक है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए वहाँ पर मिलेगा तो आप डीप में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी या अन्य विषय के विद्यार्थी हैं जिसमें आपको केवल जीएस सेगमेंट तैयार करना है, बाकी आपको अपना सब्जेक्टिव अलग है, तो आप विशेष तौर पे आपको अगर थोड़ी बहुत भी मतलब भारत सभी जीएस के जो भी सब टॉपिक है उसकी समझ है, तो आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चाहिए। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, यही आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक में, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। अगर तीसरा नंबर है, मतलब पॉलिटी सेगमेंट आपको कुल मिलाकर तैयार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इसमें भी आपको इकोनॉमिक्स सेगमेंट में देखना है। इकोनॉमिक्स में देखिए कोर इकोनॉमिक्स कोई नहीं पूछता कि माइक्रो ये सब कोई नहीं पूछता, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक थ्योरी कोई नहीं पूछेगा। आपको बेसिक्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या है, पर्यावरण एवं नगरीकरण जैसे अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है, डेटा पूछेगा, प्रोडक्शन डेटा पूछेगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन हुआ, कौन सा देश सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। इस तरह का आप डेटा से कहीं पर मैं आपको दे दूंगा, मतलब उस डेटा से आप अपडेट हो जाइए कि हाँ फिलहाल में कौन सा कंट्री किस में प्रोडक्शन में ज़्यादा है। तो इस सब से इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, डेटा से आपको तैयार हो जाएगा। जनसंख्या याद रखिए, जनसंख्या तैयार कर लीजिए अपने यूपी का, और साथ ही साथ भारत का 2011 सेंसस का। और इसके बाद नगरीकरण में देख लीजिए कि नगरीकरण से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं। और इसके बाद आपको केवल प्रोडक्शन डेटा, प्रोडक्शन में देखिए एक तो फूड प्रोडक्शन का, फूड ग्रेन का, और एक तो आपका मिनरल्स का, दो चीज़, और दोनों एक तो इंडिया लेवल पे और एक आपको याद करना होगा वर्ल्ड लेवल पे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, अगर एक जगह रहेगा। और हाँ, डेटा को अपडेट किया होना चाहिए, ये नहीं होगा पुराना डेटा नहीं चलेगा। तो अपडेटेड डेटा आपको तैयार करना है, तो आपका इससे इकोनॉमिक सेगमेंट तैयार हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी, रमेश चंद्रा ये सब बुकों में नहीं जाना है, इतने तो आप फंस सकते हैं। और अगला टॉपिक है भारत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसके लिए देखिए आप ज़्यादा विशेष ध्यान दें, करेंट अफेयर्स की जो भी बुक है, घटना चक्र हो या परीक्षा मंथन है, कि एक बुक ले लीजिए। हर महीने की भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं, आप उसी समय की एक बुक ले लीजिए एवं जो एक ईयर के आएगी, और उसी सेगमेंट को बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिए। मैं इसको भी करंट अफेयर्स कराऊंगा, अगर एलटी ग्रेड की एग्जाम जब आने लगे तो मैं करंट अफेयर्स भी कुछ दिन में यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए, पूरे करंट अफेयर्स को भी पढ़ने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि कोई भी महारथी उतना तैयार नहीं कर सकता, परीक्षा मंथन की हो चाहे घटना चक्र की बुक हो। आप जो इंपॉर्टेंट हो बस उसको पढ़िए, उसी को तैयार कीजिए क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी आपको मैक्सिमम रहेगी कि आप मतलब 100% तैयारी नहीं कर सकते कभी भी, आपको भले 4 साल का ही समय दे दिया जाए। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय कृषि में लिखा है, भारत में कृषि एवं उत्पाद एवं विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी। इसमें आपको हल्की फुल्की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो एक बुक ले लीजिए, आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। विपणन मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे कुछ मतलब जैसे गवर्नमेंट की कुछ योजना भी आए हैं, जैसे आपको याद होगा ई नैम हो गया, ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, मतलब इंडिया लेवल पर लाने के लिए बात की गई है। तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं आप उसको देख सकते हैं कृषि में, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौन योजना कब आई थी, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट योजना कि कौन योजना कब आई, किससे रिलेटेड है। ठीक, अगला है सामान्य विज्ञान। इसके लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि आपको विशेष रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी, आपको अगर बेसिक कंसेप्ट कर तैयार नहीं तो एनसीईआरटी पे जाइए, और नहीं तो अगर क्लियर है तो आप सीधे घटना चक्र या प्रीवियस ईयर लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों का तैयार कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अगर आप 10 साल का भी क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका मुश्किल से मतलब 200 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा साइंस से। तो उससे आपको अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तैयार भी करा दूंगा। और आप जुड़े रहेंगे स्टेज सीरीज, तो मैं बिल्कुल तैयार करा दूंगा। यहाँ पर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, अगर आपको गणित की बेसिक समझ हो तो जिस देखिए इसमें आप बस इतना कीजिएगा कि कोई भी ऐसा नहीं कि आप आर एस अग्रवाल उठा के मोटी सी अर्थमेटिक की बुक ले आए और आप लगाना स्टार्ट कर दे। नहीं, आपको बस क्या करना है कि देखेंगे आप कि एलटी ग्रेड में सीधा सीधे कि एलटी ग्रेड में प्रीवियस ईयर में किस तरह से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसी प्रश्नों के स्तर के हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको एलटी ग्रेड से रिलेटेड हर चीज़ कराऊंगा, वो भी लेवल जो होगा पहले इजी स्तर से डिफ़िकल्ट स्तर तक जाएगा। जीएस के लिए मैं हर चीज़ कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।